please welcome the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi. I would like to begin by acknowledging the traditional owners of this land on which we stand today and pay my respect to their elders, past and present. यह उपस्थित Present over here. यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन के The social life, सभी वरिष्ठ महानुभाव all dignitaries और मेरे प्यारे देशवासियों, and my dear countrymen. ये स्वागत, ये सम्मान, This ये respect, उत्साह, ये enthusiasm, उमंग, इसका हकदार the person privileged to receive it. इसका हकदार मोदी नहीं है। 125 करोड़ देशवासी ये उनके हकदार है। ये स्वागत, ये सम्मान, ये प्यार भारत माता के उन 125 करोड़ संतानों के चरणों में मैं समर्पित करता हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग अभी भी बाहर हैं, अंदर आ नहीं पाए हैं। ये जो नजारा सिडनी में दिखाई दे रहा है, ये नजारा पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित कर रहा है। कभी स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को याद करते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे इन महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा थे। आजादी के ठीक 50 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 50 साल के लिए भारत के लोग अपने देवी देवताओं को भूल जाए
कोई कल्पना कर सकता है कि एक सन्यासी और जो खुद आध्यात्मिक जीवन को लेकर के चल पड़ा था, जिसने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को अपना जीवन आहूत कर दिया था, जिसके लिए ईश्वर साक्षात्कार यही जीवन का मकसद रहा था, वो सन्यासी देश की आज़ादी के 50 साल पहले कह रहा है कि 50 साल के लिए आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ और सिर्फ भारत माता की पूजा करो, दुनिया में फिर एक बार भारत माता जग जाए। और उस महापुरुष के शब्दों की ताकत देखिए। ठीक उस 50 साल के बाद भारत आजाद हो गया। मेरी तरह यहां बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जन्म आजाद हिंदुस्तान में हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। और तब जाकर के मुझे जरा ज्यादा ही जिम्मेवारी का एहसास होता है, क्योंकि मेरे जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमें देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है। हमें भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ने का नसीब नहीं हुआ है। हमें मां भारती के सम्मान और गौरव के लिए जेल के सलाखों के पीछे अपनी जवानी खपाने का सौभाग्य नहीं मिला है। और हमारे भीतर एक दर्द होना चाहिए, एक कशक होनी चाहिए कि हम आजादी की जंग में नहीं थे। हम देश के लिए मर तो नहीं सके, लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं, क्या देश के लिए जी तो सकते हैं? हर किसी के नसीब में देश के लिए मरना नहीं होता है, देश के लिए जीना हर किसी के नसीब में होता है। और इसलिए हमारा संकल्प रहना चाहिए, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, जूझेंगे तो भी देश के लिए। और यही भाव आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में जगा है। आजकल तो आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है।
सिडनी एक खूबसूरत शहर है। ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है। न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं। क्रिकेट ने हमें जोड़ा है, लेकिन उससे पहले हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत रही है, इतिहास की ऐसी घटनाएं रही है जिसने हमें अटूट रूप से जोड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं। लोकतंत्र हम दोनों देशों की धरोहर है और विश्व लोकतांत्रिक शक्तियों को in the world आज गौरव के भाव से देखता है। और भारत के दीर्घदृष्टा महापुरुषों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि आजाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र की मजबूत नींव हमारे पूर्व के सभी महापुरुषों ने डाली और उसी का परिणाम है। और लोकतंत्र की ताकत देखिए, अगर लोकतंत्र की ऊंचाई न होती तो क्या मैं यहां होता? भारत के लोकतंत्र की उस ताकत को हम पहचानें कि जहां सामान्य से सामान्य इंसान भी अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ देश के लोगों के लिए जीना तय करता है तो देश भी उसके लिए मरना तय करता है। कभी कभार हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि फलाने भगवान सहस्त्र बाहु थे, 1000 भुजाएं थी। अब ऐसा तो नहीं था कि यहां लटकाई होगी। इसका मतलब ये था कि उनके पास ऐसे 500 लोग थे जो 1000 भुजाओं के कारण ईश्वर भी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते थे, योजनाओं को पूर्ण कर पाते थे। परमात्मा के पास तो सहस्त्र बाहु थे, लेकिन भारत माता के पास 250 करोड़ भुजाएं हैं। 250 करोड़। जिस देवी के पास, जिस भारत मां के पास 250 करोड़ भुजाएं हो और उसमें भी $200 करोड़ भुजाएं तो 35 साल से कम आयु की है। हिंदुस्तान नौजवान है, युवा शक्ति से भरा हुआ है और युवा के मन में, आंखों में सपने होते हैं, नेक इरादे होते हैं, मजबूत संकल्प शक्ति होती है और वे पत्थर पे लकीर करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और उसी के भरोसे में विश्वास दिलाता हूं, जो स्वामी विवेकानंद ने दूसरा सपना देखा था, उस महापुरुष ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। जिस महापुरुष ने जीवन के अंतकाल में 50 साल के बाद का सपना देखा था, जो चरितार्थ हुआ, उस महापुरुष ने दूसरा सपना देखा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी,
वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ हमारा देश है और मैं 6 महीने के मेरे बहुत अल्पकाल का समय का मेरा अनुभव है। इतने बड़े हिंदुस्तान में 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, लेकिन 6 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि देश के सामान्य मानव ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद भारत मां दे रही है और वो सपने पूरे होने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भरोसा मेरा है आपका है क्या? आपको विश्वास है ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, ये देश ताकतवर बनेगा, हम सामर्थ्य के साथ मानव जाति की सेवा कर पाएंगे, विश्व को संकटों से मुक्ति दिलाने का देश में सामर्थ्य होगा? अगर आपकी वाणी में जो ताकत है वो सामान्य मानवी की ताकत, वो वाणी कभी ईश्वर की वाणी बन जाती है। वो ईश्वर के आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे कोई कारण नहीं लगता है भाइयों बहनों, कोई कारण मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश अब पीछे रह जाए। मुझे कोई कारण नहीं लगता है। नियति ने उसका आगे जाना तय कर लिया है। अब हम 250 करोड़ भुजाओं ने संकल्प करना है कि हमारी भुजाओं से हर काम वही होगा जो भारत मां के कल्याण के लिए होगा, 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए होगा, विश्व के दुखियारों के लिए होगा। अगर एक बार उन संकल्प को लेकर के चलते हैं तो उन संकल्प की पूर्ति भी अपने आप होती है। ऑस्ट्रेलिया के जीवन में कोई भी भारतवासी गर्व करता है कि यहां 200 साल पहले भारत से कुछ परिवार आए थे, 200 साल पहले, और भारतीयों का यहां का जीवन हर हिंदुस्तानी को गर्व करा रहा है, गर्व दे रहा है। आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बना लिया है। आपके वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, विचार से जिन मूल्यों को लेकर के आप जी रहे हैं, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया का भी हर नागरिक आपसे अपनापन महसूस करता है। और मैं मानता हूं एक भारतीय के नाते यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जो हमारी कर्मभूमि हो, उस कर्मभूमि के साथ हमारा लगाव भी इतना होना चाहिए, हमारा समर्पण भी इतना होना चाहिए, और जो हमारे भारतीय भाई बहन आज यहां ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कर रहे हैं। मैं यहां आने से पहले कुछ चीजें देख रहा था, मुझे जो देख करके इतना आनंद हुआ, और मैं आज सबका उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा। जिनका उल्लेख रह जाए वो मुझे क्षमा करें। वो अगर कमी है तो मेरी कमी है, उनके पराक्रम की कमी नहीं है। और इसलिए कह करके मैं, आप देखिए 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक गेम हुआ, उसमें मूल भारतीय बख्तवार सिंह समराय, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से।
देव बख्तियार सिंह जी का ये उस समय ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करना, मैं इसे छोटी बात नहीं मानता हूं। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत बड़ी तादाद में एंग्लो इंडियन रहते हैं, भारत से आए, यहां पर बस गए। एरिक पियर्स, जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था और ओलंपिक में हॉकी को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। रेड सेलर्स, स्टुअर्ट क्लार्क, ये दोनों एंग्लो इंडियन थे, भारत से आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपनी जगह बना दी थी। ये उनका योगदान था। लीसा स्थालेकर पुणे में जन्मी और महिलाओं के क्रिकेट की दुनिया में 2013 तक 1000 रन बनाना और 100 विकेट लेने का उसका रिकॉर्ड है। एक भारतीय मूल की बेटी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रही थी। अक्षय वेंकटेश, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन, 12 साल की उम्र में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड एंड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, उसमें विश्व में अपना डंका बजा दिया था, ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया था। यही के हमारे ये सामर्थ्यवान लोग, मथई वर्गीस मूल भारतीय मूल के थे, वाया अफ्रीका, वहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। मैथमेटिशियन के नाते उन्होंने अपना नाम बनाया था। थारिनी मुदालियर साउथ अफ्रीका में जन्मी, मूल भारतीय, और एक्ट्रेस और सिंगर के रूप में पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो जाने लगी। इंदिरा नायडू, मूल भारतीय की ऑस्ट्रेलियन, एक लेखिका के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में और यूएन में सेवाएं देने के रूप में आज भी हर भारतीय ऐसे नामों पर गर्व कर सकता है। इसके सिवाय भी बहुत सारे नाम होंगे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को ऐसा खपा दिया, अपना को ऐसा समर्पित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जीवन को में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन हो, उसमें उनका योगदान रहा है। और यही हमारी ताकत है। एक भारतीयता के गौरव के लिए, भारतीय होने के नाते विश्व में हम जहां हो वहां के लोगों का हम प्रेम संपादन करें, मिलजुल करके उनके जीवन को बनाने में हम अपना योगदान करें। हमारे पास जो श्रेष्ठ है वो जगत को काम आए और उसी के लिए हम एक माध्यम बने। और उस भूमिका से जो आप भूमिका अदा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे मालूम है चुनाव तो हिंदुस्तान में चल रहे थे, आपकी उंगली पर तो टीका लगने वाला नहीं था, आपका तो मतदान होना नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है उस चुनाव का कोई पल ऐसा नहीं था जिससे आप जुड़े नहीं थे। कोई परिवार ऐसा नहीं था जो चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस रात तय करके बैठा था अब तो सोना नहीं है। ये जो भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय का जो उमंग था, वो उमंग
कौन जीते कौन हारे इसके लिए नहीं था, किसकी सत्ता बने किसकी न बने इसके लिए नहीं था। उसके दिल में एक दर्द था, आग थी, पीड़ा थी कि मैं दुनिया में जहां बैठा हूं मेरा देश कब ऐसा बनेगा। उसके लिए चुनाव उज्जवल भारत के भविष्य के सपनों से जुड़ा हुआ था। उसके लिए चुनाव राजनीतिक उठापटक का खेल नहीं था, जय और पराजय का खेल नहीं था। उसके दिल में तो एक ही आवाज थी, भारत माता की जय। उसके मन में एक ही भाव था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के जो कोटि कोटि लोग जो आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने परिवार हैं जिनको आज बिजली तक मुहैया नहीं है। आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी न मिले, बिजली मुहैया ना हो, इतना ही नहीं शौचालय तक नहीं है। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आज के युग में बैंकिंग सिस्टम से अलग रह करके आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा के बाहर रह करके कोई आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है क्या? हर किसी के लिए बैंक अकाउंट इतनी सामान्य बात है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये सपना देखा गया था गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक में जा पाएगा। आपने भी किसी गरीब को बैंक में नहीं देखा होगा। जब हिंदुस्तान में थे कभी देखा था? अब मैंने सपना लिया है कि मैं चाहता हूं गरीब का बैंक में खाता हो। मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि देर थी आर्थिक विकास यात्रा में गरीब से गरीब का भी हिस्सा जुड़ना चाहिए, वो इस व्यवस्था के साथ परिचित होना चाहिए, वो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। करीब 75 मिलियन लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं, उन परिवारों की मैं बात करूं, व्यक्ति नहीं, परिवार। एक परिवार में 5 लोग गिने तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी। मैंने रिजर्व बैंक से कहा, मैंने कहा ये काम करना है, कर सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ने कहा कि मोदी जी हो तो सकता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री को मना तो कोई करता नहीं। लेकिन उनको तरीके मालूम होते हैं। उन्होंने कहा साहब 3 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई 3 साल के बाद क्या सूरज कब उगेगा?
मैंने हमारे वित्त मंत्रालय को पूछा, मैंने कहा भाई ये काम करना है, बताओ क्या करोगे। मैंने कहा रिजर्व बैंक तो 3 साल कह रहे, नहीं बोले 2 साल में कर देंगे। उनको लगा हम मोदी जी खुश हो जाएंगे। वो 3 कह रहे थे, हमने 2 कह दिया, अब तो गाड़ी चल पड़ेगी। मैंने मेरी ऑफिस के लोगों को बुलाया, पीएमओ को। मैंने कहा भाई ये रिजर्व बैंक कह रही है 3 साल, डिपार्टमेंट कह रहा है 2 साल, आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब बोले 1 साल तो लगेगा। अब हमने सबको सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया। मैंने कहा मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है।